Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 8. I'm your biology subject teacher सदफ ज़मान और अब जो है आज हम अपना चैप्टर 2 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ जो है उसका लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने वाले हैं। और इसके लिए हम अपनी सिंध की जो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसका पेज नंबर 46, 47 एंड 48 जो है उसको आज के लेक्चर में कवर करेंगे। And today's topic of discussion in chapter number 2 organization of life will be topic organs, organ system, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऑर्गन क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम क्या है और यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके बारे में आज के टॉपिक में हम क्या कर सकेंगे, पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, यानी एट द एंड ऑफ दिस लेसन यू स्टूडेंट्स विल बी एबल टू लर्न दैट व्हाट इज़ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, यानी ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता क्या है ना। आज के लेक्चर में आप लोग ये सीख सकेंगे। एंड इसके अलावा व्हाट आर यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, यानी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं, इसके अलावा इनकी एक दो एग्जांपल देख लेंगे। स्ट्रक्चर जैसे कि अमीबा, तो स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा एंड वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में भी आप लोग सीख सकेंगे। चैप्टर 2 ऑर्गन्स। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऑर्गन होता क्या है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक है ऑर्गन के बारे में, तो ऑर्गन को ही समझना है। तो a group of tissues in a living organism that have been adapted to perform a specific function, यानी कि जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन होते हैं ना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं ना। जैसे अगर मैं कहूँ ह्यूमन बीइंग की मिसाल लूँ, तो ह्यूमन बीइंग में आपके पास ये सारे क्या हैं, ऑर्गन्स हैं। आपका आर्म, आपका हार्ट, सही, इसी तरह से किडनी, लिवर, ये सारे क्या हैं, हमारे बॉडी के पार्ट्स भी हैं और इन्हें हम ऑर्गन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इनसे क्या करते हैं, स्पेशल काम ले रहे होते हैं। इन सबका क्या अपनी अपनी जगह एक स्पेशल काम है ना बॉडी में, यानी कि होल्डिंग का काम, ब्लड सर्कुलेशन, सही है, इसी तरह से किडनी में फिल्ट्रेशन का काम और ब्लड को फिल्टर करना, फूड एनर्जी को स्टोर फूड को स्टोर करना एज एन एनर्जी फॉर्म, यानी एनर्जी की फॉर्म में। तो ये सब काम हम कहाँ इन ऑर्गन्स के थ्रू क्या कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, हमारी बॉडी कर रही होती है इनके थ्रू। तो ये थी ऑर्गन की। और आपकी बॉडी का एक ऑर्गन कैसे बन रहा होता है, तो आपने पिछले लेक्चर में जैसे पढ़ा था कि आपके पास क्या है, एनिमल जो एनिमल्स होते हैं उनमें क्या है, 4 टाइप्स के टिश्यूज़ होते हैं, 4 टाइप्स के टिश्यूज़ हैं। कौन कौन से? एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यूज़ और नर्वस टिश्यूज़। ये चारों टाइप के जो टिश्यूज़ हैं जब ये आपस में कंबाइन होते हैं, सही, तो ये क्या करते हैं, एक ऑर्गन, ख़ास ऑर्गन जो है वो फॉर्म कर देते हैं। तो इसी तरह से आपका ये जो हाथ है, आर्म, ये क्या है, तभी बना है जब ये तमाम टाइप्स के टिश्यूज़ इसमें कंबाइन हो। इसी तरह से आपका हार्ट भी इन्हीं टिश्यूज़ से मिलकर बना है। आपकी किडनी, आपके लिवर, ये सब क्या है, इसी तरह से फॉर्म हुए हैं। अब जैसे बात की थी एनिमल्स की ना, कि एनिमल्स में क्या है, कुछ बॉडी पार्ट्स, कुछ क्या मतलब जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स। तो इसी तरह से जो प्लांट के पार्ट्स होते हैं उनको भी हम क्या कह रहे होते हैं, उनका ऑर्गन कह रहे होते हैं। प्लांट के पार्ट्स क्या होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। जैसे नंबर 1 फ्लावर, ये आपको फ्लावर नज़र आ रहा है यहाँ पिक्चर में, लीफ, फिर ये फ्रूट आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह से स्टेम और रूट। तो ये क्या है, प्लांट के पार्ट्स हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गन्स भी कहते हैं। तो यही पार्ट्स जो हैं प्लांट के लिए एज ऑर्गन काम कर रहे होते हैं। तो फ्लावर का अब हमें फंक्शन पता है कि क्या करता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, यानी अपने जैसे दूसरे फ्लावर बनाने में हेल्प कर रहा होता है। इसी तरह से लीफ की बात करें तो लीफ का भी हमें फंक्शन पता है कि ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस का काम करता है। सही, लीव्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। और फ्रूट की बात करें तो ये क्या करते हैं, सीड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं ना, अपने अंदर इनके क्या होता है, सीड होता है जिसको ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और इसी तरह से रूट की बात करें तो रूट क्या करते हैं,
वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और मिनरल्स वगैरह को भी एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे हमें खाने पीने की ज़रूरत होती है, इसी तरह से एक पौधा या एक दरख्त जो है उससे भी क्या है, ज़िंदा रहने के लिए खाने पीने की चीज़ें चाहिए जो उसकी ज़रूरियात के मुताबिक हों। और इसीलिए अब जड़ें जो है वो ज़मीन में पाई जाती हैं, तो ज़मीन में जो पानी और नमकियात मौजूद है ना, तो जड़ें जो यानी रूट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, पौधे या दरख्त तक वो चीज़ें पहुंचा रही होती हैं और फिर उस ज़मीन के ऊपर जो है स्टेम मौजूद होता है यानी तना, जो कि पूरे पार्ट्स को, बाकी प्लांट के पार्ट्स को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं ना, तो उन तक क्या करते हैं, ये तमाम चीज़ें पहुंचा रहे होते हैं। अब ज़मीन के ऊपर जो पार्ट है यानी जिसमें फ्लावर, लीफ, फ्रूट, स्टेम, ये तमाम पार्ट्स आ जाते हैं ना, तो ये तमाम पार्ट्स आपके पास क्या कहलाते हैं, दो पार्ट्स हो गए, एक शूट सिस्टम और जो ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा है रूट है ना, तो रूट में ये सारा क्या कहलाएगा, रूट सिस्टम। से ये ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा आपके पास क्या कहलाता है, शूट सिस्टम, और ज़मीन से नीचे वाला हिस्सा आपके पास क्या कहलाता है, रूट सिस्टम। अब बात करते हैं स्टेम की, क्योंकि स्टेम भी क्या है, प्लांट का एक ऑर्गन है ना, तो स्टेम में क्या है, अब स्टेम जो है वो बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना है, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ऑर्गन, और उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि ऑर्गन फॉर्म कैसे होता है ना, तो स्टेम भी एक क्या है, ऑर्गन है, और ये कैसे बना है, ये भी बहुत सारे टिश्यूज से मिलके बना है। तो इसमें कौन कौन से टिश्यूज़ हैं, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। ये तीन टाइप्स के टिश्यूज़ जब कंबाइन हुए तो इन्होंने क्या फॉर्म कर दिया, एक स्टेम फॉर्म किया। सही, तो स्टेम में ये तमाम टिश्यू सिस्टम पाए जा रहे हैं, और ये इस टिश्यू सिस्टम के आगे से कंपोनेंट्स बताए गए हैं कि ये जो है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ना। तो एपिडर्मिस, पेरिडर्म की बात करें तो जो पुराने स्टेम और रूट्स होते हैं ना, ये जो डर्मल टिश्यू सिस्टम है ये वहाँ पाए जाते हैं, और इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, यानी प्रोटेक्ट करना। जो पुराने स्टेम और रूट्स हैं, सही है, उनकी क्या करना है, प्रोटेक्शन करना। इसके अलावा स्टेम में मौजूद जो पानी है उसको ज़ाया होने से बचाने का काम भी कौन कर होता है, कौन सा सिस्टम करता है, डर्मल टिश्यू सिस्टम। फिर ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा है पैरेन्काइमा टिश्यूज़, कॉलेनकाइमा टिश्यूज़ के बारे में और स्क्लेरेन्काइमा टिश्यूज़ के बारे में ना। तो ये जो तीन टाइप्स के टिश्यूज़ हैं ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम, वही जो पौधा है उसके लिए जो ग़िज़ा बनाने का अमल होता है ना, सही, विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी की मदद से, तो वो काम जो है वो ये कर रहे होते हैं टिश्यूज़। इसी तरह से फूड स्टोरेज का काम, यानी कि ग़िज़ा को सेव करके अपने पास रखना ताकि जब ज़रूरत है तो उस वक्त इस्तेमाल किया जाए। रीजनरेशन, यानी कोई चीज़ लॉस हो रही है, कोई पार्ट लॉस हो रहा है उसका, प्लांट की कोई ऑर्गन अगर लॉस हो जाए तो उसको दोबारा से क्या करना, बनाना। तो ये काम भी कौन से टिश्यूज़ करते हैं, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। फिर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए पौधे को, इसके अलावा उसकी हिफाजत करना भी इन्हीं टिश्यूज़ का काम है। फिर वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की बात करते हैं। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आ जाते हैं वेस्कुलर बंडल्स, जिनको हम कंडक्टिंग टिश्यूज़ भी कहते हैं, यानी वो क्या करते हैं, ग़िज़ा को आगे की तरफ पहुंचाने का काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे दो टाइप्स के टिश्यूज़ का जिक्र है, जाइलम टिश्यूज़ और फ्लोएम टिश्यूज़। जाइलम टिश्यूज़ की बात करें तो जाइलम टिश्यू क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स जो हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन, यानी उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचा रहे होते हैं, सही। और फ्लोएम टिश्यू की बात करें तो फ्लोएम टिश्यू क्या करते हैं, फूड की ट्रांसपोर्टेशन, यानी फूड को आगे पहुँचाने का काम करते हैं। तो ये सारी जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये असल में हम क्या करते हैं, एक स्टेम में बात करें कि ये एक स्टेम में ये टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, और इस टिश्यू सिस्टम के ये कंपोनेंट्स हैं, और इन कंपोनेंट्स का ये काम है कि ये एक स्टेम में ये सारे काम परफॉर्म कर रहे होते हैं, सही। अब बात करते हैं ऑर्गन सिस्टम की ना। तो ऑर्गन सिस्टम में आपके पास बात करें तो देखो, एक ऑर्गन सिस्टम कब बनता है, जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम फॉर्म कर देते हैं। जैसे आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके पास क्या है, फेरिंक्स, इसोफेगस, फिर या माउथ कैविटी, लिवर, स्टमक, ये जो आपको स्टमक नज़र आ रहा है ये लिवर, सही। इसी तरह से पैनक्रियास, और ये ग्रीन कलर के जो गॉल ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, ये तमाम के तमाम पार्ट्स जो हमारी बॉडी के अंदर पाए जा रहे हैं इंटरनल ऑर्गन्स हैं,
ये जब तमाम आपस में कंबाइन होकर एक ख़ास सिस्टम बना देते हैं, सही है। तो वो सिस्टम हमारे पास क्या कहलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि हमारी जो ग़िज़ा को हज़म करने का काम है, जो खाने पीने का प्रोसेस है, हज़म मतलब खाने पीना हम कर रहे होते हैं ना, उसको हज़म करने का जो काम है ना, कौन से सिस्टम के थ्रू होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू होता है। और जिस डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स शामिल हैं। आपका फेरिंग्स आपकी बॉडी में जो है वो भी आपका एक अलग ऑर्गन है। माउथ और माउथ कैविटी अलग अलग ऑर्गन्स पे शामिल हैं। स्टमक एक अलग ऑर्गन है, लिवर एक अलग ऑर्गन है। तो इसी तरह से इसमें बहुत सारे डिफरेंट ऑर्गन्स जब आपस में कंबाइन हो रहे हैं ना, तो वो एक सिस्टम बना देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इस डाइजेस्टिव सिस्टम को अगर जनरली बात की जाए तो हम किस में शुमार करेंगे, ऑर्गन सिस्टम में। इसी तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सही, रेस्पिरेटरी सिस्टम में एपिग्लॉटिस ये एक अलग ऑर्गन है, लैरिंक्स एक अलग ऑर्गन है, ट्रेकिया एक अलग ऑर्गन है। इनकी डिटेल जो है वो आगे के नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताई जाएगी। इसी तरह से मेम्ब्रेन्स जो इसमें पाई जा रही हैं सिस्टम में, वो भी क्या है, एक अलग ऑर्गन है। यहाँ पे डायफ्राम, जब सांस ले रहे होते हैं ना आप, या इस तरह से सांस लेते वक्त, तो ये क्या होती है, अप्स एंड डाउन हो रही होती है। इसी तरह से आपके जो लंग्स हैं ये एक अलग अलग ऑर्गन्स हैं। तो इसमें बात की जा रही है कि इसमें भी डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन होके एक स्पेशल सिस्टम फॉर्म कर देते हैं, फॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, जिसे हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। और ये रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि हमें जो सांस लेने का पूरा प्रोसेस है ना, वो इस सिस्टम के थ्रू हो रहा होता है हमारा। तो ये आपके पास जनरली अगर हम कंसीडर करेंगे ना, यानी शुमार करेंगे इसका, तो किस में करेंगे, ऑर्गन सिस्टम के अंदर। अब एक सिंपल डायग्राम है जो आपको क्या करिए कि किसी भी लाइफ की फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑर्गेनाइजेशन से मुराद यही है कि किसी भी ऑर्गन फॉर्मेशन की, सही है। ऑर्गेनाइजेशन में असल में क्या हो रहा होता है, फॉर्मेशन, सही है। तो लाइफ की किसी भी लाइफ की फॉर्मेशन के लिए जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे चलता है। तो अगर हम यहाँ पे पहले हमने पढ़ा हुआ ना कि सेल से क्या होता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन से सिस्टम, और फिर एक ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाता है ना। तो जैसे यहाँ पे ये आपको एरो डायग्राम शो करिए। तो अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड सेल में हम किस चीज़ को शामिल कर रहे हैं, मसल सेल्स को, सही, यानी कि वो सेल जो हमारा गोश्त फॉर्म करते हैं, तो उसमें हम क्या ले रहे हैं, मसल सेल्स। तो मसल सेल में सिर्फ एक सिंगल सेल अभी आपको नज़र आ रहा है, सही। इसी तरह के जब बहुत सारे सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं, जैसे आपको यहाँ पिक्चर में नज़र आ रहा है, जब बहुत सारे सेल, ये 1 2 3 4 और मज़ीद इस तरह के सेल्स आपस में कंबाइन होंगे, तो वो एक क्या बना देते हैं, टिश्यू, सही। तो ये क्या बन गया, मसल टिश्यूज़। इसी के बाद ये टिश्यूज़, जब इस तरह के बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हो जाएंगे, यानी ये चार हैं फॉर एग्जांपल, आगे और 4 टिश्यू आए, फिर और 4 टिश्यू, और टिश्यूज़ में अब एनिमल में हम कह रहे थे ना, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यूज़। तो ये टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या फॉर्म कर देंगे, आपका एक ऑर्गन। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्म हुआ, मसल टिश्यूज़ है ना। तो हार्ट, क्योंकि हार्ट हमारा क्या होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ का बना हुआ है, तो इसलिए इस मेन मस्कुलर टिश्यू से क्या फॉर्म हो गया, हार्ट फॉर्म हो गया। अब ये हार्ट है ना, ये एक ऑर्गन है, इसके साथ जब बाकी के ऑर्गन्स कंबाइन होंगे, सही। तो जब इसके और एक ये ऑर्गन है, सिर्फ इस एक ऑर्गन से तो सिस्टम नहीं बनेगा ना, इसके साथ जब मज़ीद ऑर्गन आके कंबाइन होंगे, डिफरेंट ऑर्गन होंगे लेकिन एक जैसे नहीं होंगे, वो डिफरेंट ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होंगे तो वो क्या बना देंगे, एक सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी जिससे हमारी बॉडी में क्या है, ब्लड की सर्कुलेशन होती रहेगी, यानी वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, इन सब की बात हो रही है। जब ये आपस में कंबाइन होंगे ना, तो ये क्या कर देंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम फॉर्म कर देंगे। अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो है, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, सही है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या कर देता है, ह्यूमन बॉडी का पार्ट बना देता है। तो इस तरह से जब डिफरेंट ऑर्गन्स ह्यूमन बॉडी में फॉर्म होते हैं, तो फिर एक ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है, सही। यानी कि अब जैसे यहाँ पे मसल सेल एक आया ना, इसी तरह से क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सेल आएगा, उस सेल से मज़ीद टिश्यूज़, फिर उन टिश्यूज़ से क्या होगा, ऑर्गन, फिर उन ऑर्गन से एक सिस्टम, और वो फिर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ह्यूमन में ही एक डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से जब डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स कंबाइन हो जाते हैं ना, तो एक पूरा क्या हो जाता है, ऑर्गेनिज्म आपके पास फॉर्म हो जाता है, सही। तो हमारे ऑर्गन सिस्टम में सिर्फ एक ये नहीं कि वो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, बल्कि मज़ीद आपके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम भी आता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी आता है, सर्कुलेटरी सिस्टम आ जाता है,
सही। तो ये सारे सिस्टम मिल के क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को फॉर्म कर देते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि यूनिक सेलुलर में पहले आप यूनिक का मतलब क्या होता है, यानी सिंगल, वन। तो अब डेफिनेशन में क्या बताया जा रहा है, दोज एनिमल्स एंड प्लांट्स विच आर सिंगल सेल्ड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल अमीबा, यानी कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स, ऐसे जानवर और पौधे जो कि क्या हों, सिंगल सेल से मिलके बने हों। सही है, किससे बन के, सिंगल सेल से मिलके बने हुए हों, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सही। अब इसमें जाहिर है ह्यूमन तो नहीं आ सकती, क्योंकि ह्यूमन कभी भी सिंगल सेल से मिलके नहीं बनता। तो ये बात तो आपको सबको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पे, और ना ही जहन में आना चाहिए कि एनिमल प्लांट का तो ह्यूमन क्यों नहीं का। सही। तो अब इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिंगल सेल की बात की है, तो एनिमल्स और कुछ प्लांट्स भी ऐसे हैं जो कि क्या हो, सिंगल सेल से मिलके बने हुए होते हैं ना, तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अब इसमें हमने एग्जांपल क्या लिए, अमीबा की। तो अमीबा जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, शेप उसकी कुछ ऐसी होती है, लेकिन ये इसकी परमानेंट शेप नहीं होती। सही। अब ये इसकी शेप परमानेंट क्यों नहीं होती है, क्या वजह है, वो मैं आपको इन सवालात के जवाब आगे दूंगी। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये रहता कहाँ है, इसकी जो इसका साइज़ कितना होता है। सही। इसके अलावा जो है ये हम इसको कैसे देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और उनका काम क्या है, तो ये सब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो अब पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अमीबा जो है वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है। सही। पानी में भी किस तरह के पानी में, स्टेगनेंट वाटर, पॉन्ड्स एंड पूल्स वगैरह में। सही। इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो क्या, 0.25 मिलीमीटर। कितना है, 0.25 मिलीमीटर, यानी कि हम इसे आम आँख से नहीं देख सकते। इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है। और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल आपको नज़र आ रहा है ये, तो ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये क्या करता है कि अमीबा की बॉडी में जब बहुत ज़्यादा पानी जमा हो जाता है ना, तो उसे क्या करता है, वहाँ से रिमूव करता है। सही। इसकी बॉडी में एक्सेस पानी जमा होने देता ही नहीं है। अब दूसरे नंबर पे आपको यहाँ नज़र आ रही है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो है इससे हम क्या कहते हैं, वैसे भी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं, इसका नाम, क्योंकि ये जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये हर चीज़ को अंदर नहीं आने देती। सही है। सेल के अंदर हर चीज़ को अलाउ नहीं करती कि वो चली जाए, सिर्फ कुछ चीज़ें जो कि सेल को ज़रूरत होती हैं या वो जिन चीज़ों को चाहता है अंदर आए, सिर्फ वो आती हैं। सही। इसके अलावा बाकी किसी चीज़ का अंदर आना मना, यानी किसी भी गैर ज़रूरी चीज़ का अंदर आना मना होता है, वो भी किस वजह से, इस मेम्ब्रेन की वजह से। साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म जो है वो क्या है, असल में जितने भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे होते हैं ना बॉडी के, वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। यानी कि प्रोटीन का बनना, ग्लूकोज वगैरह का ब्रेक डाउन होना, तो ये सब कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा होता है। अब साइटोप्लाज्म भी ना दो हिस्सों में डिवाइड है, दो पार्ट्स में। एक होता है एक्टोप्लाज्म, दूसरा होता है एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है उसमें जो एक्टो का वर्ड है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, आउटर साइड को। तो यानी कि साइटोप्लाज्म की जो आउटर साइड होती है वो क्या कहलाती है, एक्टोप्लाज्म। और जो एंडोप्लाज्म है, यानी उसमें जो एंडो का वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, इनसाइड। क्या होता है, इनसाइड। तो अब एंडोप्लाज्म में जो, यानी कि साइटोप्लाज्म जो है उसका जो इनर पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, एंडोप्लाज्म। अब एक्टोप्लाज्म जो होता है ना, साइटोप्लाज्म का जो हिस्सा है, पार्ट है, आउटर पार्ट यानी जिसे कह रहे हैं, वो क्या होता है, बिल्कुल क्लियर होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। यानी उसमें से हमें जो है वो बिल्कुल क्लियर नज़र आ सकता है ना कि अंदर है क्या क्या। लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है उसका इनर पार्ट यानी एंडोप्लाज्म, वो जो है क्या होता है, एक थिक लिक्विड कह लो, थिक पार्ट होता है, एक विस्कस पार्ट होता है, यानी कि बहुत गाढ़ा होता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना डिफरेंट ऑर्गेनेल्स जो हैं वो सेल के पाए जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ तो फूड वैक्यूल पाया जा रहा है, न्यूक्लियस पाया जा रहा है, तो इस वजह से एंडोप्लाज्म क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, थिक होता है और ट्रांसल्यूसेंट होता है कि उसमें से क्लियर नज़र नहीं आ पाता। अब इसके बाद बात करते हैं हम सीडोपोड्स, यहाँ लिखा हुआ है ना, सीडोपोड्स एस लगा हुआ है, वैसे असल में इसको सीडोपोडिया कहते हैं। एक को सीडोपोडिया कहते हैं, बहुत सारे हो जाएं तो उनको क्या कहते हैं, सीडोपोड्स। तो ये जो सीडोपोड्स है, इसमें सीडो का वर्ड जो है उसका मीनिंग क्या है, उसके फॉल्स। सीडो के वर्ड की मीनिंग क्या है, फॉल्स, और पॉड्स के मीनिंग क्या होते हैं, फीट। इस सीडोपोडिया में पी को साइलेंट रखिएगा। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, सीडोपोड्स। अब इसको कहते क्या है, सीडोपोड्स को
ये जो है आपके पास क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्यों कह रहे हैं फिंगर लाइक, क्योंकि अगर आप शेप देखो ये क्या है, फिंगर की तरह। सही, ये भी क्या है, फिंगर की तरह ना, तो इसलिए इसकी जो बॉडी शेप होती है फिंगर लाइक हो रही होती है, तो हम सीडोपोड्स को क्या कहते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो हैं वो असल में अमीबा को क्या करती हैं, मूवमेंट में हेल्प कर रही होती हैं। मूवमेंट में क्या करती हैं, हेल्प करती हैं। इसके अलावा जब कभी अमीबा को अपना कोई फूड नज़र आ जाए, जैसे ये है, अमीबा को जब कभी अपना कोई फूड पार्टिकल नज़र आ जाए, जैसे उसे खाना हो, तो वो क्या करता है, सबसे पहले इन सीडोपोडिया को इस्तेमाल करता है, इनकी मदद से मूव करता है। जब मूव करता है ना, ये भी इसके सीडोपोडिया, ये मूव करता है और इन्हीं सीडोपोडिया के थ्रू इसके गिर्द क्या बना लेता है, घेरा बना लेता है। क्या करता है, इसको घेर लेता है। और जब घेरता है ना, तो ये सीडोपोडिया जो है असल में यानी कि फूड को कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। यानी ये इसके गिर्द पूरा इस तरह से इसको बंद कर देगा यहाँ से, तो यानी फूड को कैप्चर करने के लिए भी क्या है, सीडोपोडिया का इस्तेमाल करें। लेकिन जैसे ही ये सीडोपोडिया अंदर आ जाता है ना, तो ये क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल बन जाता है। क्या बनता है, फूड वैक्यूल। जैसे ये सीडोपोडिया फूड को अंदर लेकर आता है, सही, तो ये फूड जो है वो असल में किस फॉर्म में आता है, फूड वैक्यूल की फॉर्म में, जो कि ये है, सही, इसकी फॉर्म में आता है। और ये फूड वैक्यूल क्या करता है, फूड को स्टोर करता है और इसके अलावा जो फूड उसे उस वक्त डाइजेस्ट करना होता है उसकी डाइजेशन भी स्टार्ट कर देता है, सही। अब बात करते हैं न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस जो है वो किसी भी सेल में क्या होता है, कंट्रोल सेंटर कहलाता है। किस चीज़ का, कि उस सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही होती हैं ना बाय द ऑर्गेनेल्स, यानी कि ऑर्गेनेल्स जो हैं वो उस सेल में जितनी भी एक्टिविटीज़ यानी जितने भी काम कर रहे होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम है, सेल मेम्ब्रेन का, साइटोप्लाज्म, सीडोपोड, तो ये तमाम के जो तमाम है जो भी काम कर रहे होंगे उन सबको कंट्रोल करने वाला कौन होता है, न्यूक्लियस, सही। तो ये हर एक की बॉडी में पाया जाता है। न्यूक्लियस जो है वो क्या करता है, कंट्रोल सेंटर कहलाता है। इसके अलावा मैंने आपसे कहा कि जो अमीबा होता है उसकी जो है एक परमानेंट शेप नहीं होती है ना, तो इसके बारे में चले हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि कैसे इसकी शेप जो है वो परमानेंट नहीं रहती। यहाँ आपको मूवमेंट और फूड को कैप्चर करना बताया जाएगा अमीबा में। जैसे आपको ये वीडियो नज़र आ रही है, इसमें क्या है, आप देख रहे हैं अमीबा की शेप अभी ऐसी है, अब क्या होगी, इस तरह से। अब ये जब दोबारा यानी इसकी जो मूवमेंट है वो क्या है, मूव करते हुए इसकी शेप क्या हो जाती है, वो चेंज होती रहती है। क्यों, क्योंकि ये असल में क्या करता है, अपने सीडोपोडिया को यूज़ करता है। तो अगर इसका फूड पार्टिकल इसको इस तरफ नज़र आएगा तो ये उधर जाएगा, अगर ऊपर की तरफ तो ये ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ तो नीचे। तो यानी इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन भी नहीं होती मूवमेंट की, और जिस डायरेक्शन में फूड होगा बस उस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, और उसी तरह से ये अपने सीडोपोडिया को भी मूव करता है और शेप भी। इसके अलावा जो न्यूक्लियस को भी अगर मैं कहूँ तो न्यूक्लियस जो है ना वैसे सेंटर में होता है ना, लेकिन जैसे जैसे सीडोपोडिया मूव करता है तो उस वजह से इसमें जो न्यूक्लियस है ना उसकी भी पोजीशन क्या हो रही होती है, चेंज होती जा रही होती है। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि मैं जो बात बताई थी कि कैसे जो सीडोपोडिया की मदद से इसके फूड के गिर्द क्या करता है, घेरा बना लेता है, उसको अपने अंदर फूड वैक्यूल की फॉर्म में यह क्या करता है, कैप्चर करता है, सही है। ये तो ये सीडोपोडिया ने क्या किया, पहले इस फूड को घेरा है और फिर उसको फूड वैक्यूल में कन्वर्ट, यानी फूड वैक्यूल में कन्वर्ट हो गया। तो मैं ये बात कर रही थी आप लोगों से। अब यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि कैसे जो है अमीबा जो है वो क्या कर रहा है, कैप्चर कर रहा है अपना फूड, सही है। ये एक वक्त में 2 पैरामीशियम को खाता है और उसको क्या करता है, अपने अंदर फूड वैक्यूल के तौर पे ले रहा है। और यहाँ देख लें इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, मूव करते हुए इसकी बॉडी की शेप क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सही। तो ये इस तरह से होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी कि those living organisms that consist of many cells are called multicellular organisms, for example frog and brassica। यानी कि ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है कि जो क्या हो, बहुत सारे सेल से मिल के बने हों, सही। तो बहुत सारे सेल से मिल के जो बनते हैं ना, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब बहुत सारे सेल्स, जाहिर है एक सेल नज़र नहीं आता, लेकिन जब बहुत सारी चीज़ें एक साथ जमा हो जाएंगी तो वो तो नज़र आती हैं ना। तो इसी तरह से फ्रॉग की बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे सेल्स कंबाइन हुए होते हैं, इसलिए मैं यहाँ आम आंख से हम इसको देख सकते हैं। ब्रासिका ये भी क्या है, बहुत सारे उससे कंबाइन हुआ होता है सेल से मिलके, तो इसलिए ये भी हमें क्या होता है, नज़र आ रहा होता है आम आंख से। जैसे हम यहाँ फ्रॉग को देख सकते हैं और ब्रासिका को भी, सही।
अब बात करते हैं ब्रासिका के स्ट्रक्चर की, लेकिन इससे पहले अभी मैंने ब्रासिका के फ्लावर की आपको बात की। तो ब्रासिका फ्लावर जो होता है ना, असल में ब्रासिका का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, और ये जो है इसका क्या है, बोटेनिकल नेम है। और बोटेनिकल नेम है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रासिका को मस्टर्ड। क्या कहते हैं, मस्टर्ड। और मस्टर्ड जो है वो यानी कि जो सरसों का साग होता है ना, उसकी बात हो रही है। और हम इसका तेल भी इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने में, और इस प्लांट को जो है वो असल में क्या करते हैं, खुद खाने में भी इस्तेमाल करते हैं वेजिटेबल के तौर पे। असल में ऐसे ये वेजिटेबल जो है उसके तौर पे इसको यूज़ करते हैं, यानी साग के तौर पे। अब बात करते हैं ब्रासिका के स्ट्रक्चर की। तो इसमें क्या है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्रूट, फ्लावर एंड सीड्स जैसे हर प्लांट में पाए जाते हैं, तो इसमें भी ये मौजूद है। लेकिन इसको जो है हमने क्या किया, फंक्शनल बेसिस पर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट्स और नंबर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब वेजिटेटिव पार्ट्स की बात करें तो ऐसे पार्ट्स यानी दोज पार्ट्स विच डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट्स। यानी वो पार्ट्स जो कि क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डायरेक्टली हिस्सा नहीं ले रहे होते, तो वो क्या कहलाते हैं आपके पास, वेजिटेटिव पार्ट्स। अब ये पार्ट्स कौन कौन से हैं, इनको डिवाइड कर दिए गए। रूट, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स जो हैं वो आपके पास किस में आते हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में, सही। और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं उनमें कौन से आते हैं, दोज पार्ट्स विच कंसिस्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स एंड आर डायरेक्टली रिलेटेड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। यानी वो पार्ट्स जो कि क्या हों, जिनमें सेक्स ऑर्गन शामिल होते हैं और वो जो है डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड यानी हेल्प कर रहे होते हैं उनमें, तो वो क्या है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहलाते हैं। और ये आपके पास क्या है, फ्लावर्स हैं, सही। अब ये जो है असल में आपके पास क्या है, ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये इसका बोटेनिकल नेम है, जिसे हम क्या कहते हैं, सरसों का साग, सरसों का जो पौधा होता है ना वो। हम इसका तेल भी इस्तेमाल करते हैं खाने पकाने में, और इसको खुद भी जो है वो क्या है, खाने यानी वेजिटेबल के तौर पे असल में यूज़ कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं ये इसका, ये कौन सा पार्ट है, सबको पता है आई थिंक, फ्लावर, जो कि किस में आता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में, सही, डायरेक्टली, क्योंकि हेल्प कर रहा होता है रिप्रोडक्शन में। फिर ये जो है असल में मैं ये जो शो करना चाह रही हूँ आपको, ये क्या है, ब्रांचेस के, यानी कि इसमें से मज़ीद जो है वो क्या है, ब्रांचेस निकल रही हैं ना फ्लावर की, तो ये क्या है, इसकी ब्रांचेस हैं। ये आपके पास क्या कहलाते हैं, लीफ, सही, ऑलरेडी ऑल ऑफ यू नो। ये आपके पास क्या है, स्टेम, और ये आपके पास क्या है, रूट। तो अब फ्लावर जो है वो तो क्या आ गया था, रिप्रोडक्टिव पार्ट में। अब इसके अलावा रूट, स्टेम, लीफ एंड ब्रांचेस, ये सारे जो है वो किस पार्ट में आ रहे हैं, वेजिटेटिव पार्ट्स में, प्लांट के जितने भी हैं, सही। ओके, नाउ कम टू द कंक्लूजन। कंक्लूजन में आज हमने जो पढ़ा यानी जो सीखा, तो उसको जो है एक तरह से हमने क्या करना है, निचोड़ के हमने क्या क्या सीखा ना, तो हमने ये बात पढ़ी और सीखी कि जब बहुत सारे टिश्यूज़ आपस में कंबाइन हो जाते हैं ना एक ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन फॉर्म करते हैं, सही। तो वो ऑर्गन्स जो हैं हमारी बॉडी के क्या करते हैं, ख़ास काम कर रहे हैं, जैसे कि आर्म, किडनी, लिवर, इनसे हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी के ख़ास काम कर रहे हैं। जैसे एनिमल्स में ऑर्गन्स होते हैं, इसी तरह से प्लांट्स में भी क्या है, कुछ स्पेशल ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, यानी कि प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं वो उसके ऑर्गन्स भी होते हैं। और फिर जब ऑर्गन की बात की तो हम ऑर्गन सिस्टम को भी डिस्कस कर चुके थे कि ऑर्गन्स जब बहुत सारे एक साथ कंबाइन होते हैं यूनिट के तौर पे, और डिफरेंट ऑर्गन्स जब एक यूनिट के तौर पे काम करते हैं तो वो क्या करते हैं, एक ख़ास ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं, यानी वो एक सिस्टम बन जाता है। तो अब हमारी बॉडी में जो सिस्टम है उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम वगैरह हैं। तो इस तरह से फिर मैंने आपको ये बताया था कि एक ऑर्गेनिज्म कैसे फॉर्म होता है ना। तो सेल्स की बात की थी कि जब बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यूज़ फॉर्म करते हैं, सही। फिर जब बहुत सारे टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन्स बना देते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम कंबाइन हो जाते हैं तो पूरा एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाता है, या फॉर्म होता है, सही। इसी तरह से ऐसे एनिमल्स और प्लांट जो कि सिंगल सेल से मिलकर बने हुए होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसकी मिसाल में मैंने आपको अमीबा बताया था, अमीबा की मिसाल दी थी। और अमीबा जो है वो क्या करता है, अपने जो सीडोपोडिया होता है ना उनकी मदद से मूव करता है, और इन सीडोपोडिया को फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस भी कहते हैं। और सीडो का मतलब ये इसकी असल में बताया था, पी इसमें साइलेंट है, और सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स,
और पोडिया का मतलब क्या होता है फीट, यानी कि असल में इसके फीट होते नहीं है, लेकिन अब ज़ाहिर है उसको जब मूव करना होता है तो वो क्या करता है, इन्हीं को इस्तेमाल करते हैं, तो एज अ फीट यूज़ कर रहा होता है। अब सीडोपोडिया जो है, जब मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया था, उन्हीं सीडोपोडिया की वजह से वो क्या करता है, फूड पार्टिकल को कैप्चर भी कर रहा होता है। तो जब वो फूड पार्टिकल कैप्चर हो जाता है ना, तो वो बॉडी में किस फॉर्म में आता है, फूड वैक्यूल के तौर पे एंटर होता है बॉडी में, सही। और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन ये होता है कि वो जो अमीबा की बॉडी में एक्सेस वाटर होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है वहाँ से, ताकि पानी ना ज़्यादा जमा हो। इस तरह से जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था, फ्रॉग और ब्रासिका की एग्जांपल बताइए कि हम इनको देख सकते हैं ना आँख से। और फंक्शनल बेसिस पे बात करें तो हमने प्लांट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया था, नंबर 1 वेजिटेटिव पार्ट्स और नंबर 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और वेजिटेटिव पार्ट्स क्या थे, ऐसे पार्ट्स जो कि क्या है, डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करते। और वो पार्ट्स कौन से थे, रूट्स, स्टेम, ब्रांचेस और लीव्स थे। इसके अलावा ऐसे पार्ट जो कि क्या है, सेक्स ऑर्गन पर मुश्तमिल होते हैं, डायरेक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो वो क्या है आपके पास, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स कहते हैं। ये क्या है, फ्लावर्स। ओके, नाउ होमवर्क की तरफ। तो आपने क्या करना है, टॉपिक ऑर्गन सिस्टम, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का टॉपिक अच्छे से रीड करना है, समझ के पढ़ना है। और जिसको कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो वो डिस्कशन बॉक्स में पूछ सकता है, सही। और अपना होमवर्क जो है वहाँ पे लाजमी पोस्ट कीजिएगा। इसके अलावा राइट एंड लर्न द क्वेश्चन गिवन द होमवर्क फाइल, यानी कि आपको जो होमवर्क फाइल में काम दिया जाएगा उससे जो है वहाँ से साफ़ सुथरा कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, सही। आज का हमारा लेक्चर बस इतना ही था। अगले लेक्चर में दोबारा सबसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और फिर दोबारा से इंशाअल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।